वेलकम टू माय चैनल। सो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने मार्केटिंग का एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था और 16 मार्च को मार्केटिंग का बोर्ड एग्ज़ाम भी हुआ था। मैंने पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू करा है एंड इट वाज वेरी वेरी इजी। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे विच वर नॉट फ्रॉम द सिलेबस बट दे वर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल क्योंकि एम्पल चॉइसेस थी। क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो वन बाय वन जो है हम क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। आई विल बी टेलिंग यू डिस्कसिंग विद यू द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। तो पहला पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली। The first part is there are dash basic parts of a speech. So ये मैंने जो employability skills है उसका PDF चेक किया था, उसके अकॉर्डिंगली there are 8 basic parts of a speech, लेकिन 8 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर तो ये क्वेश्चन गलत आया है then everybody will be getting 1 mark। सबको ही जो ये एक मार्क है वो अवॉइड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर आइडियली 8 होना चाहिए था, 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके बारे में अभी हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस CBSE के साइड से जो भी मार्किंग स्कीम आती है उसमें वो क्या बोलते हैं, देन इसका हम आंसर जो है कंक्लूड कर पाएंगे। तो आई विल बी लीविंग दिस क्वेश्चन क्योंकि इसके ऊपर अभी तक सर्टेनिटी नहीं आ पाई है। Then second is dash includes activities for which there is no apparent reward but one derives enjoyment and satisfaction in doing them। तो ये intrinsic motivation होगा इसका आंसर। अगर आप employability के PDF में जाकर देखेंगे तो intrinsic motivation exactly एक term नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया था तो उसके अंदर बहुत ही एक सिमिलर डेफिनेशन आ रही थी गूगल के ऊपर। उसमें लिखा था कि डिज़ायर to do something because it's enjoyable or interesting rather than for an external reward। तो intrinsic motivation जो भी होती है वो internal motivation होती है जो बाहर के reward से अलग होती है। तो intrinsic motivation ही best suitable जा रहा है as per the question। तो according to me it should be intrinsic motivation the answer for this question। The next is Rohan is generally kind, sympathetic, cooperative, warm and considerate. He takes care of people around him. Which trait is this? तो अगेन ये बहुत सारी जो ट्रेट्स हैं ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चैप्टर में दी हुई हैं। तो इसका जो आंसर है इट शुड बी पार्ट डी, अग्रीएबलनेस। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किसने कौन से 4 डिस्कस करे हैं। तो ऑब्वियसली ऑल 6 आई विल बी डिस्कसिंग। Then fourth part is what is the shortcut to make text slanting। slanting या फिर italics भी हम इसको बोलते हैं जब हम वर्ड में बात करते हैं। तो कंट्रोल प्लस आई हो जाएगा, ये बहुत ही कॉमन सा शॉर्टकट है। तो अगर आपने पार्ट सी करा है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। जो बी है वो बोल्ड के लिए होता है, यू इज़ फॉर अंडरलाइनिंग, एस इज़ फॉर स्ट्राइक इफेक्ट। ठीक है, या आई थिंक शैडो, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं सॉरी, कंट्रोल एस इज़ फॉर सेव, राइट। तो कंट्रोल आई विल बी द आंसर फॉर दिस। देन पार्ट 5 अगेन ये मैंने हमारे CBSE के हैंडबुक के PDF में चेक किया था। इसका एग्जैक्टली जो टर्म है वो नहीं है डिफाइंड। तो अगेन ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया है। इसका आंसर हम गूगल करेंगे तो आंसर शुड बी पार्ट डी, एंट्रेपेंड्रे। ठीक है, तो जिनके पास फ्रेंच होगी उनके लिए शायद एक थोड़ा इजी रहा होगा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जिनके पास नहीं थी होपफुली आपने बाकी के 4 कर दिए होंगे, इट वुड हैव बीन ईजी फॉर यू। अगेन KV के पार्ट नंबर 6 जो है इसका आंसर है पार्ट सी, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसका आंसर के है। तो अगर आपने ये करा है तो इट विल बी राइट फॉर यू। ठीक है, होपफुली ऑल 4 करेक्ट हुए होंगे आपके। और जो भी आप आंसर्स अटेम्प्ट करें हैं प्लीज़ कमेंट्स में आप लिख सकते हो, बता सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या आपने अटेम्प्ट किया है एंड कितने MCQs में कितने आपके सही रहे, आउट ऑफ 30 कितने आपके सही हुए हैं। तो लेट्स सी कमेंट सेक्शन में, राइट। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन। पहला है अ डैश द ब्रांड विद लीगल प्रोटेक्शन दस इंश्योरिंग इट्स एक्सक्लूसिव यूज बाय अनदर बाय वन सेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। दिस definition was given by Kotler। तो the answer is part A।
ये सीबीएसई के हैंडबुक में भी डेफिनेशन जो दी हुई है, कुछ कुछ जो ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं उसके अंदर भी ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपने हो सकता है कि ये गेस वर्क भी कर दिया होगा कॉटलर, क्योंकि बच्चों को कॉटलर ही पता था एज एन ऑथर, तो वो आपका आंसर ठीक रहा होगा। Then part 3 is which of these is a function of a retailer? Collection of goods, transportation, grading and packaging, packing and financing. So the answer for this is part number D, which is 1, 2 and 4. Collection of goods, transportation and financing. Grading and packing नहीं करता है retailer. Then part number 4 is this kind of advertising includes benches, posters, signs and transit advertising. तो ये आपका out of home advertising इसका आंसर रहेगा, which is part A. तो क्योंकि बेंचेस हैं, पोस्टर्स हैं, साइंस हैं और ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, जो आप ट्रैवल करते हुए एडवर्टाइजमेंट देखते हो। अगेन ये सारी जो टाइप की एडवर्टाइजमेंट है ये घर से बाहर होती हैं, तो नाम में भी है आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। तो अगर आपने गेस वर्क भी करा है तो वो इट शुड बी राइट फॉर यू। देन पार्ट नंबर 5 इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आपका होगा पार्ट ए, विच इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Then let's move on to part number 6. Which of these is not an internal factor related to price? Cost, demand, objective and product differentiation. तो इसका आंसर आपका डिमांड हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो इंटरनल टू द फर्म नहीं होता है। 7 is dash pricing uses buyers perception of value. अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही था, क्योंकि परसेप्शन की बात हो रही तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग इसका आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। Then quickly move on to question number 3, which is इसमें आपको only 6 अटैम्प्ट करने थे out of 7 questions. तो ये है goods X of a company were replaced by goods Y of the same company. This is an example of, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है उसको वो एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं और नए से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगेन ये बहुत ही ईजी रहा है, विच इज़ प्रोडक्ट एलिमिनेशन। Then part number 2 is dash type of pricing is most common and is desirable when sales volume of the product is very sensitive to price. Sensitive to price क्या होता है कि जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका बायर है, ज़रा सा प्राइस चेंज होगा और वो ब्रांड जो है स्विच कर लेगा। तो ऐसे केस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि आप जब एंटर करते हो एक मार्केट में, कंपेरेटिव मार्केट में एंटर करते हो, अपने प्राइजेस कम से कम रखते हो, सो दैट आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिल जाए, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके। तो आंसर शुड बी पार्ट बी। देन पार्ट सी, थर्ड पार्ट इज एटलीस्ट डैश पार्टीज शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इसका आंसर होगा 2, तो आंसर इज पार्ट बी 2। मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए आपको एक्सचेंज के लिए, बायर एंड सेलर एटलीस्ट 1 होना चाहिए है। Then part 4 is which of these is not an advantage of outdoor advertising. तो outdoor advertising कौन सी है, जो कि बाहर होती है, outdoor की बात हो रही है यहाँ पर। तो product can be shown, size and dominance, reach to audience, mass viewing, not है, not an advantage। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका size and dominance। Then part 5, question number 5 is which of these is not an online marketing tool? Display advertising, events, webinars, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्योंकि वेबिनार है जो कि ऑनलाइन हो जाता है, तो इवेंट्स और वेबिनार्स का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। Then part 6 is in dash the seller charges the same price to similar types of customers who purchase similar quantities of the products. So the answer for this is one price policy. इसके अंदर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी अपना आंसर पता कर सकते थे, क्योंकि वेरिएबल प्राइसिंग जो होती है वो वेरी करती है। साइकोलॉजिकल जो 999 में एंड होती है, डुअल प्राइसिंग जो कि 2 प्राइसिंग हो गई। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है कि सेम प्राइस टू सिमिलर टाइप हो गया, तो इसमें वन प्राइस पॉलिसी ही होगा। इसका आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। डैश मीन्स क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर ईदर सेल्फ डेवलपमेंट और री इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। इसमें आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने थे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स के हमने अगर टाइप्स पढ़े हैं यूनिट नंबर 1 प्रोडक्ट के अंदर, तो कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, तीनों उसके टाइप्स होते हैं। मटीरियल्स एंड पार्ट्स नहीं होता है। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। देन बीईपी, तो ये प्राइसिंग के अंदर आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। जो बीईपी क्वांटिटी होता है इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
जिसको हम कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ब्रेक इवन प्राइसिंग। तो ब्रेक इवन प्राइसिंग में हम जो है, नाम में भी है बीईपी लिखा भी हुआ है, तो अगर किसी को बीईपी की फुल फॉर्म पता है विच इज़ ब्रेक इवन प्राइसिंग, तो आप बहुत ईजिली इसको आंसर कर पाए होंगे। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड इज विच ऑफ दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शनल फंक्शन, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है बेसिकली। तो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क बेयरिंग। ठीक है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है वो दिखाता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Then Dash involves a wide range of online business activities for exchanging products and services. इसका आंसर जो है is e-business, which is option number C. Dash provides its members the opportunity to generate sales leads and business partners. तो कि जो हम सेल्स लीड्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो लिंक्डइन हमारा होता है, दैट इज़ फॉर योर B2B इंटरेक्शन सोशलाइजेशन। तो इसका आंसर अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, विच विल बी ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन, राइट। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कलर डिस्क्रिमिनेशन। बाकी के पॉइंट्स हमने सैम्पल पेपर में भी डिस्कस करे थे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है इससे पहले जो मैंने डिस्कस करा था CBSE का सैम्पल पेपर, उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग के टाइप्स डिस्कस करे थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो CBSE के सैम्पल पेपर में से आए हुए हैं। अगर आपने वो देखी है वीडियो, या फिर अगर आपने आपसे भी प्रैक्टिस करा होगा, तो ये पेपर आपको कंपैरेटिवली ईजी लगा होगा। सो आंसर विल बी कलर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर C. Then let's come to question number 5. So many MCQ questions. 5 marks का है ये क्वेश्चन। What are the essential characteristics of services? तो अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता होगा तो आप एलिमिनेशन से देख सकते हो, क्योंकि सर्विस टेंजिबल तो नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी आप नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। सर्विसेज जो है वो ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं, तो अगेन ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको इसका आंसर पता ही है, तो इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। देन सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ परचेजेज मेड टू फुलफिल अर्जेंट नीड्स ऑफन रिजल्टिंग इन कंज्यूमर्स पेइंग मोर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी शॉपिंग। ठीक है, इमरजेंसी में जो होता है हमें अर्जेंट नीड्स भी होते हैं, और कभी कभी जो है हम ज़्यादा पैसे पे करना भी माइंड नहीं करते हैं, फिर मेरे को ऑप्शन नहीं होता है। ये कोविड के टाइम में हमने देखा है, जब मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदे हैं, तो वो इमरजेंसी शॉपिंग विल बी द आंसर फॉर दिस। Which marketing strategy is suitable for shopping goods based on the provided information? तो answer for this will be option number C, which is moderate pricing with heavy advertising and personal selling. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, क्योंकि लो प्राइसिंग हमारा जो होता है कन्वीनियंस गुड्स में होता है, हाई प्राइसिंग हमारा स्पेशलिटी गुड्स में होता है, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग गुड्स की बात हो रही है, तो मॉडरेट प्राइसिंग ही होगा यहाँ इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस। Then question number 4 is, part number 4 is, in the distribution process, who performs the functions such as buying, selling, assembling, standardization, packaging, packing and risk bearing? So the answer for this will be option number D, which is intermediaries. अगर आपको डाउट है कि इंटरमीडियरी और फैसिलिटेटिंग एजेंसीज में दोनों में से आंसर हो सकता है, तो आई हैव चेक द डेफिनेशन। फैसिलिटेटिंग एजेंसीज ये सारे फंक्शंस नहीं करता है, इस वजह से ही मैंने इंटरमीडियरीज इसका आंसर बोला। अगर मैन्युफैक्चरर भी नहीं करता है, कंज्यूमर तो डेफिनेटली नहीं करता है, तो इंटरमीडियरीज इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मी। What are the essential logistical functions in the physical exchange of goods? So answer for this will be assembling, storage, grading and transportation. Again I have checked this in the book, तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। देन पार्ट 6 इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? जीरो चैनल क्या होता है? जहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी बीच में नहीं होता है, डायरेक्ट जो ब्रांड है वो कंज्यूमर के साथ में इंटरेक्शन करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ मैन्युफैक्चरर सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर। बाकी के अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एप्ट नहीं है। देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. What are the key characteristics of below the line activities in promotion? The answer for this is targeted to a selective audience in specific locations. Then how can, option number C है इसका आंसर, ठीक है। How can direct marketing be defined? So the answer for this is option number C, creating and exploiting a direct relationship with the इंडिविजुअल। अगेन इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है, क्योंकि उसने बोला है आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में पूछा है,
तो अगर आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकली सोचा भी होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप वर्ड कीवर्ड जो है क्वेश्चन आंसर दोनों में सेम है. What is the key characteristic that distinguishes competitions from prize promotion? तो prize promotion जो है प्रमोशन का वे है. यूनिट नंबर 4 का है ये, ठीक है. इसका आंसर है कंप्यूटराइज सिलेक्शन ऑफ विनर्स. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर दिस. Then question number 4 is what is the Indian economy classified as? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी emerging मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि डेवलप्ड नहीं है तो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है. डेवलप्ड इकोनॉमी विद एवरेज ग्रोथ भी नहीं है. न्यूली इंडस्ट्रियलाइज भी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है. तो emerging मार्केट इकोनॉमी शुड बी द आंसर एज पर मी. ऑप्शन नंबर बी. Let's move to the next part, which is part number 5. What is the key advantage of social media platforms for companies engaged in social media marketing? The answer for this will be option number B. Option B, which is fast-paced increase in social media usage. Okay. Then sixth part is what is one of the benefits of online marketing mentioned in the given information? लिमिटेड कस्टमर सपोर्ट. ऑप्शन लिमिटेड तो डेफिनेटली नहीं होता है, तो ये नहीं है. एक्सक्लूजन ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑफलाइन मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, क्योंकि ऑनलाइन की बात हो रही है, अगेन ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है. बचता कौन सा है? 24/7 ऑनलाइन. क्लिकली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, विच इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट इन एक्टिव लिसनिंग. कि जब आप एक्टिवली किसी की बात सुन रहे होते हो, लिसन कर रहे होते हो, तो आई कॉन्टैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप प्रेजेंट हो, आप उसकी बात सुन रहे हो. इट शोज़ कि आप जो है यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, और आप एक्चुअली उनकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो. तो आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते हो, इट मीन्स कि आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो विच मीन्स कि आप कॉन्सेंट्रेशन आपकी नहीं है उसके पास में. तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 पॉइंट. अटेंशन एंड फिजिकल प्रेजेंस जो है आपकी मेंटली ऑल्सो प्रेजेंट हो आप उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के अंदर. तो ये 2-3 पॉइंट है. अगर आपने कोई भी 2 लिख दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है, तो यू शुड गेट द मार्क्स. व्हाट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है जिसके जो एंड होता है हमारे एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में. उसको आपने अगर डिफाइन कर दिया है तो ठीक है. देन व्हाट इज इन द डिज़ायर टू डू समथिंग बिकॉज इट्स एन्जॉयबल और इंटरेस्टिंग रादर देन फॉर एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड. दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और आपने ये लिख दिया है, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो जस्ट टू सपोर्ट योर आंसर. तो दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर यू. देन व्हाट इज़ वर्कशीट? या ICT वाले यूनिट से आया हुआ है. तो अ सिंगल पेज दैट कंटेन्स सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. ये बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन थी वर्कशीट की. मल्टीपल वर्कशीट्स जो हैं दे मेकअप अ वर्कबुक. सो इतना अगर आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो कम्प्लीटली सही होगा आपका आंसर जो है. देन क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी के बुक में. आपको पॉइंट का नाम लिखना था, उसको एक्सप्लेन करना था. अगर आपने ये करा है तो हाफ मार्क होगा आपका पॉइंट मेंशन करने का, हाफ मार्क होगा उसका एक्सप्लेनेशन का. राइट, ऐसे आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे क्योंकि 2 पूछे ही हुए हैं उसने. तो बहुत सारे हैं इसके अंदर. इनिशिएटिव हो गया, परसिस्टेंस हो गया, इन्फॉर्मेशन सीकिंग हो गया, सीकिंग अपॉर्चुनिटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर वर 7-8 लिस्टेड इन द PDF. अगर आपने उसमें से कोई भी 2 लिख दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है, तो वेल एंड गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ द 5. एक्सप्लेन द ग्रोथ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाकर दिखाई होगी. अगर आपने नहीं बनाई है तो इट इज़ फाइन, बट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है जस्ट टू सपोर्ट योर आंसर. जो ग्रोथ स्टेज होती है, इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इट इज़ द सेकेंड स्टेज. देन इस स्टेज के अंदर सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है, मार्केट एक्सपैंड हो जाती है. अगर आपने इस स्टेज की कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी लिख दी है, वेल एंड गुड. अदरवाइज दीज 3-4 पॉइंट्स वर इनफ, क्योंकि 2 मार्क्स का है ये. अगर आपने कोई भी 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो इट इज़ इनफ. तो बहुत सही रहा होगा ये, राइट. एंड यू शुड बी एबल टू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? तो ये जो है आपका प्रमोशन का एक मेथड है. पेड 2-वे कम्युनिकेशन टू परसुएड कस्टमर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टू बिल्ड प्रोडक्ट थ्रू
टेली मार्केटिंग, ये इसकी डेफिनेशन है जो CBSE की PDF में लिखी हुई है. इफ़ यू हैव रिटन दिस देन वेल एंड गुड. 15 इज गिव एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग. क्या लिमिटेशंस हैं इसकी कि रैपिडली इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, दैट इज़ 1 पॉइंट. जैपिंग विद द रिमोट कंट्रोल, दैट इज़ अ सेकंड पॉइंट. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग, जो भी स्लॉट होता है एडवर्टाइजमेंट का उसके हिसाब से जो एडवर्टाइजर्स चार्ज करते हैं बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल जो प्राइम टाइम होता है 9 to 10 PM का, वो मोस्ट एक्सपेंसिव स्लॉट होता है. तो कई बार जो आपको स्लॉट चाहिए होता है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होता. दैट इज़ वन डिसएडवांटेज. तो यू हैव टू राइट द पॉइंट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, यू विल गेट फुल मार्क्स. देन डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल प्लस. तो गूगल प्लस आई थिंक अभी तो चलता भी नहीं है, बट बिकॉज हमारे PDF में था तो वी हैड टू डू इट. तो आप इसमें लिख सकते हो कि फीचर्स ऑफ फेसबुक हैं इसके अंदर. अगेन इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हो तो आपको लिखना ही है. इंटीग्रेटेड विद गूगल सर्च इंजन, गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल मैप्स. तो अगर आपने ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं तो योर आंसर विल बी कंप्लीट. देन स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. सो अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 24 है एग्जैक्टली द सेम. उसने एक में बोला है उसने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, 24 में बोला है 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं. जिसको ये क्वेश्चन आता होगा दे वुड हैव गॉट फुल मार्क्स फॉर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो. नॉनदलेस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो आई बी डिस्कसिंग एनी 5 or 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. जो भी आपने 3 or 4 लिखे होंगे आपका आंसर ठीक होगा. सो इंक्रीज्ड, सबसे पहला क्या है, इंक्रीज्ड ट्रायल. सेल्स प्रमोशन में करती ही क्यों, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का ट्रायल इंक्रीज़ हो जाए. अगर ट्रायल होगा तो लोग मेरे प्रोडक्ट को अगर पसंद करेंगे तो मेरी सेल बढ़ जाएगी. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट. यू हैव टू राइट द पॉइंट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तो इफ़ यू डन दैट तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा फॉर ईच पॉइंट. देन इंक्रीजिंग लॉयल्टी, वाइडनिंग द यूजेज. एक ही प्रोडक्ट के जो है मल्टीपल यूजेज मैं बता सकती हूँ सेल्स प्रमोशन करके. क्रिएटिंग इंटरेस्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग यूज़र्स. ये बहुत ज़्यादा एयरलाइंस करते हैं, हॉस्पिटैलिटी करते हैं, जो भी लेजर एक्टिविटीज़ वाली कंपनीज़ होती हैं ये करती हैं. ठीक है, तो ये आई हैव डिस्कस सम 5-6 पॉइंट्स विद यू. इफ़ यू रिटन मी 3 पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन तो गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए. वॉट इज़ मेंट बाय सर्विसेज. सो आप पहले लिख दोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी प्रोडक्ट्स कैन बी classified as physical product and also सर्विसेज. राइट, तो ये इतना आपने लिख दिया कि टेंजिबिलिटी के हिसाब से एक प्रोडक्ट हो गया, एक सर्विस हो गया. फिर आप सर्विस को डिफाइन करोगे कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट. ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो पीछे MCQ में दी हुई हैं, तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. वहीं से आप जो है अपना आंसर उठा सकते थे. अगर आप नहीं करा है तो वेल एंड गुड, बहुत स्मार्ट होगा. राइट, उसके बाद एग्जांपल दे दिया आपने कि एयरलाइन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया. बहुत सारे टाइप की जो है ये सर्विसेज हो जाती हैं. देन परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग की बात करते हैं. अगेन परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का भी क्वेश्चन MCQ में आया हुआ है. इसमें आप डेफिनेशन लिख दोगे कि यूजर्स दैट परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग यूजेस बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड नॉट द सेलर्स कॉस्ट एज द की टू प्राइसिंग. तो प्राइस इज सेट टू मैच द परसीव्ड वैल्यू. कि बायर जो है, कस्टमर जो है, वो मेरे ब्रांड के बारे में क्या सोचता है उस हिसाब से जो है मैं प्राइसिंग सेट करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, तो आपने डेफिनेशन लिख दी एंड यू विल बैक इट अप विद 1 एग्जाम्पल दैट कस्टमर्स वुड पे डिफरेंटली फॉर द नॉर्मल साइज कोक इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. कि अगर आप किसी लोकल कैफ़े में बैठे हो तो आप 20 रुपीज़ का ले लोगे. अगर आप सिनेमा में जा रहे हो तो वहाँ पे 200 के मिलते हैं कोक का कैन, वॉटेवर जो भी होता है वो. राइट, तो सेम प्रोडक्ट है. 5 स्टार में जाओगे तो और शायद महंगा मिलेगा वो आपको. तो सेम प्रोडक्ट है, लेकिन कहाँ पे आप बैठे हो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है आप उसको परसीव करोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, डिक्रीज़ कर दोगे, और आप पे कर दोगे उस हिसाब से. तो दिस इज द परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग. देन दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन to be answered in 50 to 80 words. Question number 20 is what is a convenience product for one person, मे बी अ शॉपिंग प्रोडक्ट फॉर अनदर. तो इसके अंदर आपको जो है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स और शॉपिंग प्रोडक्ट के बीच में एक जो डिस्टिंक्शन है वो दिखाना था, और ये दिखाना है कि सेम इंसान के लिए दोनों जो हैं वो कैसे हो सकते हैं. अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो अगर आपने ये कर दिया है तो वेल एंड गुड. आई थिंक कुछ लोगों को ये मुश्किल लग सकता था क्वेश्चन, बट अदरवाइज मतलब एनी 3 ही करने थे. तो होपफुली आपने अगर ये नहीं करा है तो बाकी के आपको क्वेश्चन आते होंगे. एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली ये.
इसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर, एक होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म क्या है, टॉप मैनेजमेंट का रोल क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, व्हाट आर द प्रमोशनल प्रोग्राम्स राइट दैट द फर्म इज़ गोइंग टू ऑफर या कंडक्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, बायर बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, देन अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट एंड अगर पॉसिबल हो तो एग्जांपल भी अगर आपने दिया है तो वेल एंड गुड। कंपटीशन कैसा है, बहुत हाईली कंपेरेटिव मार्केट है या कम है, रॉ मटेरियल, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिकॉज इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो होपफुली अगर आपने 4 पॉइंट्स ईच दे दिए हैं, अच्छा 4 लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो एनी 4 फैक्टर्स दैट यू हैड टू एक्सप्लेन, अगर आपने वो कर दिया है, गुड, यू विल बी गेटिंग द मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। देन स्टेट एनी 4 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स टू द कस्टमर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के पीडीएफ में नहीं था, जो मार्केटिंग की पीडीएफ है, तो बट फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स दिए हुए थे उसके अंदर, राइट। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग फंक्शन हो गया, कि जो रिटेलर्स हैं वो कस्टमर्स को क्रेडिट के ऊपर गुड दे देते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड असेंबल टू वन प्लेस, के बेसिकली सारे टाइप अलग अलग टाइप के जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो रिटेलर अपने पास रखता है, तो कस्टमर को अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है वो सारे गुड्स लेने के लिए। एक रिटेलर के पास आप जाओगे, आपको वो गुड्स मिल जाएंगे। देन फ्री होम डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन की यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। देन कस्टमर को एजुकेट करता है अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट्स, या फिर अभी जो प्रोडक्ट हैं उसके यूजेस क्या हैं वो बताता है। स्पोक्स पर्सन ऑफ कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स को कोई ग्रीवेंस होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो वो रिटेलर के पास जाता है, एंड देन रिटेलर जो है इंटरमीडियरी या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पास जाकर वो कंप्लेंट जो है बता सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हो जाती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट इट इज़ या इशू इट इज़। देन एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो क्या है, इन्फॉर्मिंग हो गया, इन्फ्लुएंसिंग, you have to write the point and then explain it, adding value, promoting, mass audience, show usage of the product। तो ये हमारे 4 functions मैंने 6 डिस्कस करे हैं। इफ़ यू हैव रिटन एनी 4 आउट ऑफ दीज विद एग्जाम्पल, वेरी गुड, विल बी गेटिंग द मार्क्स। 24th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, विच वॉज सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी था, इट वाज नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। देयर वर सम क्वेश्चन जो कि थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस थे, बट बिकॉज इस सब्जेक्ट के अंदर चॉइस आती है तो इट वाज नॉट सच अ बिग इशू। तो होपफुली सब लोगों का पेपर जो है वो अच्छा रहा होगा। एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताओ कि हाउ मेनी मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ 60, कितने आपके एमसीक्यूज ठीक हुए, और अकॉर्डिंग टू यू पेपर डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, या फिर ईजी था। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।